नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम रैंकर्स पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो विषय में पढ़ चुके हैं संघ सरकार में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मंत्री परिषद या फिर प्रधानमंत्री के विषय में। किसके विषय में? मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री। पहले नंबर पे हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति के विषय में। तो राष्ट्रपति को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और फिर उपराष्ट्रपति के विषय में बात किए थे हम लोग। उपराष्ट्रपति को भी कंप्लीट कर लिया था। अब थर्ड नंबर पे हम लोग आ गए हैं मंत्री परिषद पे। किस पर आ गए हैं? मंत्री परिषद। एंड नंबर फोर की यदि बात करें तो हमने आप लोगों से बताया था नंबर 4 पे हमारे आते हैं प्रधानमंत्री। संघ सरकार में संघ सरकार के 5 अंग बताए थे आप सभी को, रिवाइज कर लो एक बार। और नंबर 5 पे बताया था महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आज जो प्रमुख है हमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के विषय में देखना है। ये 5 आप लोगों को संघ सरकार के विषय में पढ़ाया था, ठीक है। ये संघ सरकार के अंग बताए थे। क्या बताया था? अंग। ये रिवीजन के तौर पे हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री अब संघीय मंत्री परिषद हमारी क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, तो इसके विषय में संपूर्ण देखेंगे यहां पर। यदि हम बात करें कि पिछले में राष्ट्रपति में हमने आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिकल 74 का 1। कौन सा पढ़ाया था? आर्टिकल 74(1), जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। क्या कहा गया है? लिखेंगे हम लोग फिर इसमें कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री होता है। हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के जब विषय में पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 74 आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। आर्टिकल 74 में बताया था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब यदि हम बात करें कि मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति यदि सलाह लेने से मना कर दे या स्वीकार कर दे तो फिर क्या होगा? आपको एक चीज और पढ़ाई थी हमने कि 1975 की बात है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी घोषित करनी थी। क्या घोषित करना था? इमरजेंसी। किसी कारणवश इमरजेंसी घोषित करनी थी तो इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने कॉल पर फखरुद्दीन अली अहमद को कहा कि आप
आपातकाल घोषित कर दीजिए। किंतु राष्ट्रपति ने पूछा कि ऐसा क्या है जो आप कॉल पर ही डायरेक्ट बोल रही हैं, इसके लिए आप मंत्रिपरिषद की सहमति से क्या ये सही है? किंतु वहां पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि नहीं, यहाँ पे मंत्रिपरिषद या मान लीजिए संसद की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ रही है। तो आर्टिकल 74 में क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन लाया। कौन लाया? संसद या इंदिरा गांधी जी लाए। कौन लाया? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें यह कहा गया, जिसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उस सहायता के लिए बाध्य होंगे। यदि मंत्रिपरिषद सहायता देती है या सलाह देती है या किसी अधिनियम पर या किसी विशेष विषय पर आपातकाल घोषित करने की प्रयत्न करती है, तो ऐसा राष्ट्रपति को करना होगा या ऐसा राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा। ठीक है, यहां पे सलाह को क्या कर दिया गया? बाध्य बना दिया गया। सलाह को बाध्य बना दिया गया। फिर आगे बात देखेंगे कि दूसरे जनता दल की पार्टी की सरकार आती है 1977 में और जनता दल यह पाती है कि राष्ट्रपति के शक्ति को थोड़ा सा कमजोर किया गया है। तो इसके लिए अब अच्छा आप लोग एक बात मान लीजिए, जैसे संसद है तो संसद में जिसकी भी सरकार होगी पूर्ण बहुमत या बहुमत तो उसी के पास होगा ना। और इंदिरा गांधी ने अगर यह किया था तो इसके लिए संसद या सरकार को तो फायदा ही हो रहा था ना। इसमें जनता दल की पार्टी ने पता है क्या किया? एक 44वां संविधान संशोधन लाए। 44वां संविधान संशोधन लाए और उसमें पता है क्या कह दिया? कह दिया कि सलाह बाध्य नहीं, राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। देखिए बात तो एक ही हुई ना, यदि पुनर्विचार के बाद संसद या मंत्रिपरिषद उस पर कुछ ज्यादा शोध ना करते हुए उसी सलाह को पुनः राष्ट्रपति के बाद भेज देते हैं, तो फिर तो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इसमें 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब 42वां संविधान संशोधन, तब प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। कौन था? इंदिरा गांधी जी। ये हमारी पीएम थी। और प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? प्रेसिडेंट हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन जब लाया गया तो सलाह को बाध्य बना दिया गया और 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। बात तो एक ही हुई ना। यदि राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजता है और यदि मंत्रिपरिषद उस सलाह को ना मानते हुए या फिर जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा है उस पर शोध ना करते हुए अधिनियम या विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर देता है, तो राष्ट्रपति को फिर साइन या अधिनियम को पारित करना होता है। यह हमारी बात हो गई आर्टिकल 74(1) में, जो हम लोगों ने पीछे भी इसके विषय में देखा था। अब मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री
की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद नियुक्ति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, प्रसाद पर्यंत होती है। देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। और यदि हम बात करें कि क्या राष्ट्रपति द्वारा और संसदीय प्रणाली के द्वारा जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, क्या इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि जो हमारी मंत्री परिषद है या प्रधानमंत्री है, इसमें प्रमुख कौन कौन होते हैं? यदि हम बात करें, एक फंडामेंटल बनाए एक छोटा सा कि हमारे प्रधानमंत्री, मान लीजिए मंत्री परिषद है, क्या है? मंत्री परिषद है। इसमें प्रमुख तो हमारा प्रधानमंत्री हुआ। कौन हुआ? प्रधानमंत्री। और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उप प्रधानमंत्री होता है? देखिए, यदि है तो हम लिख सकते हैं यहां पे उप प्रधानमंत्री, यदि है तो उप प्रधानमंत्री। और इसके बाद कौन से आते हैं? इसके बाद कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन से आते हैं? कैबिनेट मंत्री। फिर राज्य मंत्री। और यह जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। और जो आगे आते हैं इसमें फिर से देखेंगे राज्य मंत्री, और जो लास्ट में आते हैं वो होते हैं उप मंत्री। ये हमारी हो गई मंत्री परिषद। क्या हो गई? मंत्री परिषद, जिसमें प्रमुख प्रधानमंत्री। और यदि हम मंत्रिमंडल की बात करें, देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क है। मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है और मंत्रिमंडल एक अनौपचारिक। मंत्री परिषद हमारी औपचारिक हो गई क्योंकि ये संविधान के अनुसार है, और मंत्रिमंडल अनौपचारिक है क्योंकि ये बनाया गया है। क्या किया गया है? बनाया गया है। अब मंत्रिमंडल यदि बनाया गया है तो मंत्रिमंडल में खास मंत्री होंगे ना। अब कौन कौन होंगे? जैसे मैंने बात की प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर हमारी मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, जिसमें उच्च दर्जे के मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? उच्च दर्जे के। ठीक है, देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि आपके हो गए कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। ये कौन होते हैं? ये हमारे होते हैं कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल के सदस्य। यहां लिख लीजिए कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, केवल एक जगह किया गया है। कहां पर? किस जगह मंत्रिमंडल का संविधान में यूज किया गया है? देखिए मंत्रिमंडल का शब्द संविधान में केवल एक जगह यूज किया गया है। किस जगह? आर्टिकल, शायद हम आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, आर्टिकल 352 किस सेकेंड में? आर्टिकल 352 के बारे में आप लोगों को पीछे बताया था कि राष्ट्रीय आपात घोषित करता है, और जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है
किसके सलाह पर होता है? तो मंत्रिमंडल, वहां पे शब्द का यूज किया गया है, बात समझना। मंत्रिमंडल शब्द का यूज हमारा कहां किया गया है? आर्टिकल 352, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और राष्ट्रीय आपात प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति घोषित करता है। यहीं पर मंत्रिमंडल का विशेष तौर पे यूज किया गया है, और आपको संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने बात की अभी यहां पे प्रधानमंत्री के विषय में, कैबिनेट मंत्री के विषय में। अब हम बात करते हैं कि राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं? जैसे किसी मंत्रालय के प्रमुख, मंत्रालय के प्रमुख, अभी आप ये भी बोल देंगे कि कैबिनेट मंत्री भी किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं, एक बात और कि कैबिनेट मंत्री की कितनी संख्याएं होती है, कितने कैबिनेट सदस्य हो सकते हैं, उच्च दर्जे के मंत्री कितने हो सकते हैं, यह बात आप समझना। कि यदि हम कहें कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। हाँ, अगर हम बात करें कि लोकसभा में जैसे 543 सीटें हैं, तो कैबिनेट कितने कैबिनेट की कितनी संख्या होनी चाहिए? एक रफली, या फिर एक आपको बात याद रखनी चाहिए कि यदि लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो एक देखिए मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के ही स्वरूप में एक अधिनियम लाया गया 91। देखिए एक मिनट नोट डाउन करता हूं इससे। 91 या 91वां संविधान संशोधन, 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, जिसमें क्या कहा गया है? 91वां संविधान संशोधन लाया गया, और जिसमें कहा गया कि लोकसभा के 15% से अधिक, 15% से अधिक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। मतलब आप 15% ही रख सकते हैं, बात समझना। और ये किसके द्वारा लाया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें ये देखना, पीएम समेत, आप पीएम को नहीं अलग करेंगे, पीएम समेत 15% से अधिक मंत्री या कैबिनेट मंत्री नहीं रख सकते हैं। इतना आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जिससे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया आर्टिकल 75 भी पढ़ा दिया, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
ठीक है, ये आर्टिकल 75 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझते हैं? कोई जानता है प्रसाद पर्यंत के मतलब कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है तो राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री या किसी को हटा सकता है, मंत्री को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह होता है कि यदि बहुमत दल ने अपना विश्वास संसद में खो दिया है तो राष्ट्रपति उस दल को हटाया हुआ मानते हैं, हटा देते हैं या हटाया हुआ मानते हैं। यदि हम कहें कि जब मान लीजिए ये हमारी 543 सीटें हो गई लोकसभा की, किसकी हो गई? लोकसभा की। यदि अब आपको लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना है तो आपके पास सीटें कितनी होनी चाहिए? इसकी आधी, तो इसका आधा करके देख लें कितनी होंगी। लगभग इतनी सीटें 272। हाँ, लगभग 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, मतलब 271। कितनी? 271 सीटें आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप सीधे संसद में खुद को प्रधानमंत्री या अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, है ना? अब मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी, दो बड़ी पार्टी ले लेते हैं, एक कांग्रेस पार्टी एक बीजेपी ले लेते हैं, ठीक है? यदि कांग्रेस को 130 सीटें मिलती हैं, कितनी? 130, और बीजेपी को 220 मिलती हैं, और मान लीजिए इनमें कुछ गठबंधन भी होंगे। गठबंधन इन द सेंस इन्हीं की पार्टी, जैसे इंडिया पार्टी और इसकी एनडीए, ये इन्हीं की तो पार्टी है। यदि मान लीजिए एनडीए ने इनको मिला के दे दी और कितनी, हम मान लें इनको मिला के इन्होंने दे दी 40 सीटें, तो ये टोटल सीटें कितनी हो गई हमारी? 260। क्या अभी भी ये बहुमत सिद्ध कर सकते हैं? अभी तो ये अपना दावा नहीं कर सकते ना कि मैं सरकार बना लूंगा, क्योंकि अगर आपको सरकार बनाना है तो 271 बहुमत या 271 सीटें आपके पास होनी चाहिए। अब कांग्रेस के पास भी मान लीजिए एनडीए से मिल गई उसको 120 मान लीजिए, तो टोटल कांग्रेस को कितनी मिली? 250। क्या कांग्रेस दावा कर सकता है अपना कि मैं सरकार बनाऊंगा या मैं सरकार के पक्ष में खड़ा हूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है ना। यदि आपके पास मान लीजिए, और यहां पे मैंने अभी केवल 2 पार्टी की बात की है, यहां पे और भी तो पार्टी होंगी, यदि मान लीजिए कि और पार्टियों को भी और सीटें मिली होंगी। अब और पार्टी यदि बीजेपी में आना चाहे, किसमें? बीजेपी में यदि आना चाहे तो क्या इनके साथ गठबंधन करके, मान लीजिए इसके पास कितनी, यहां पे कितना टोटल हो गया था? 260। मान लीजिए इसके पास 15 सीटें थी, कितनी? 15। अगर हम 260 में 15 को ऐड कर देंगे, 260 में यदि 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा 275 हो जाएगा। मतलब बहुमत सिद्ध हो रहा है, लेकिन क्या एक बात आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें प्रेजेंट टाइम में किसको मिली है? बीजेपी को, और दूसरे नंबर पे कांग्रेस को। तो क्या सबसे ज्यादा जिसको सीटें मिली हैं उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद बनाने की या सरकार बनाने का दावा कर सकती है? राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं कि हाँ आप सरकार बना सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन किंतु एक बात यहां पे याद रखने की है कि राष्ट्रपति ने यदि मान लिया कि हाँ ठीक है, आपके पास कितने सीटें थी? आपके पास थी टोटल मिला के 260, ठीक है आप सरकार बना लीजिए। किंतु 1 महीने में, कितने में? 30 दिन के भीतर आपको यह बताना होगा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, आप गठबंधन करें
या कुछ करें, इनसे उन्हें मतलब नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर यह प्रक्रिया पुनः आरंभ होगी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 30 दिन का समय, 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन का समय दिया बीजेपी को कि आप 30 दिन के अंदर आप पूर्ण बहुमत सिद्ध कीजिए, पूर्ण बहुमत सिद्ध कीजिए। यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत सिद्ध कर देती है तो सरकार बन जाती है। यहां पे देखिए, इसका प्रसाद पर्यंत का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझाया मैंने। अब एक बार इसको जरूर नोट डाउन कीजिए, या फिर अच्छे से इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मंत्री परिषद से कुछ देखिए, कुछ लोग थे महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने यह कहा, जैसे 1 नंबर 1 की बात करें मार्ले, तो मार्ले ने मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री को क्या कहा। और एक थे हमारे आइवर जेनिस, इन्होंने क्या कहा। और एक और थे ग्लैडस्टोन करके हैं, नाम मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, आप लोग, आप ये टास्क आप लोगों का है कि आप लोग ये नाम ढूंढ के मुझे बताएंगे तीसरे कौन थे। अब यदि मैं बात करूं मार्ले, तो मार्ले ने क्या कहा कि हमारी मंत्री परिषद कैसी है, या फिर मंत्री परिषद का क्या औचित्य है। तो इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा कि मंत्री परिषद मान लीजिए एक मछली की भांति है। किसकी भांति है? मछली की भांति है। क्योंकि मंत्री परिषद एक मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं वे एक साथ, मान लीजिए एक समुद्र है, एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने आपसे बोला था कि सभी मंत्री किसके सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति के। और अगर मैं एक मंत्री की बात करूं, देखिए एक मंत्री के भाषण से ही सरकार गिर जाती है। एक मंत्री का अनौपचारिक भाषण अगर यदि आ जाए तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि एक मंत्री ने जो भाषण दिया या फिर जो उसने किया, तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ऑल मंत्रियों का, सभी मंत्रियों का, कि इसका जवाब या इसकी जवाबदेही किसको दे? राष्ट्रपति को दे। यही बात मैंने बोली अभी, मार्ले ने यही बात कही कि सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। और यदि मैं बात करूं आइवर जेनिस की, आइवर जेनिस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारा जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है, ये कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के समान है। किसके समान है? ब्रिटिश कैबिनेट के। और इन्होंने क्या बात कही थी, जिसका मैंने आपको टास्क दिया है कि ढूंढ के लाना। इन्होंने कहा था ये सूर्य के समान है, लेकिन इसका पूरा आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको डिनोट करना। और इन तीनों को गूगल से ढूंढ के यदि आप लिखोगे ना, तो आप लोगों के माइंड में अच्छे से जाएगा। मैं तो यहां पढ़ा दूंगा, मैंने अभी इनके बारे में बताया, इनके बारे में बताया। यह टास्क आप लोगों का है कि आप तीनों के कोट जो मंत्री परिषद के इन लोगों ने बोले हैं उनको आप ढूंढ के लाओ और अपने कॉपी पे नोट डाउन करो। यदि आप ढूंढेंगे और नोट डाउन करेंगे, देखिए आप ढूंढेंगे फिर एक बार पढ़ेंगे फिर इसके बाद नोट डाउन करेंगे, आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, यहीं से मैं अपने मंत्री परिषद और मंत्री प्रधानमंत्री के विषय में खत्म करते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अच्छे से स्वस्थ रहें और हंसते खेलते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।